दरमियान में जूम करके खोलना, इस समय खोल रहा हूँ, जहां से खुल गया खैर है। हर स्टैंडर्ड की नंबरिंग ऊपर लिखी हुई राइट साइड पे, ऊपर ढूंढना, राइट लेफ्ट साइड पे। आपके पास पार्ट 2 में जो आपके पास आपने खोला है, आपके पास ये इस स्टैंडर्ड में, इस वॉल्यूम में स्टैंडर्ड्स आईएएस वाले ही हैं। तो आप आईएएस 20 ढूंढें ऊपर पेजेस आगे पीछे करके। अगर 20 से आगे चल गए तो वापस आ जाए, अगर 20 से पीछे हैं तो पीछे आ जाए। लेकिन जिनके पास वाइट वाले हैं, आपके पास शुरू में खोलने के दरमियान से आप भी, आपके पास शायद आईएफआरएस के नाम से पहले आ रहे हैं। नहीं बस रैंडमली खोले, जरूरी नहीं इंडेक्स से देखना। नहीं मतलब मैं कह रहा चाह रहा हूँ कि ऐसा कोई इंडेक्स देखें, नंबरिंग देखें, कोई जरूरत नहीं है। हर पेज के स्टार्ट पे कौन सा स्टैंडर्ड चल रहा है वो लिखा हुआ है आपके पास। लेकिन पहले आईएफआरएस वाले चल रहे हैं, इसलिए आप आगे आ जाए। थोड़ा सा आगे आएंगे तो आईएएस के नाम से शुरू हो जाएंगे, जरा एंड में जाके वहां से आप आईएएस 20 ढूंढना। मैं इस वक्त आईएएस 20 का बेस बना के चंद बातें आपके सामने करने लगा। तो सबको आईएएस 20 मिल गया। आईएएस 20 के स्टार्ट में आ जाए। आईएएस 20 में से है कौन सा? गवर्नमेंट ग्रांट्स। आपके पास जितने भी स्टैंडर्ड आपके सिलेबस में जितने स्टैंडर्ड है सारे आईएएस के नाम से हैं। किसी भी स्टैंडर्ड की अगर कोई डेफिनेशंस ढूंढनी हो या उसके डिस्क्लोजर्स ढूंढने हो तो डेफिनेशंस शुरू में होती हैं और डिस्क्लोजर्स तकरीबन एंड में होते हैं। तो अगर आप पहला पेज अगर रखेंगे आप, तो नंबरिंग हुई है लेफ्ट साइड पे, पैरा नंबर्स लिखे हुए हैं लेफ्ट साइड। कोई भी पेज आगे नहीं, आगे 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 स्कोप लिखा होगा सबसे पहले, एक हेडिंग स्कोप, उसके बाद अक्सर नंबरिंग हुई है। तो अगली अगर आप डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन आ जाएंगे, हेडिंग्स देखेंगे तो डेफिनेशन। लेकिन पेजेस पलटे, पेजेस पलटते पलटते इस स्टैंडर्ड के एंड में जाएंगे, पैरा नंबर 39 है। तो हर स्टैंडर्ड के स्टार्ट पे उसकी डेफिनेशन है और तकरीबन एंड पे, स्टार्ट के तकरीबन शुरू में डेफिनेशन होती हैं और एंड पे डिस्क्लोजर्स बने होते हैं। मसलन अगर फॉर एग्जांपल आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन ढूंढनी पड़े तो डेफिनेटली आईएस 20 में नहीं मिलेगी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वर्ड मैंने बोला कौन सा स्टैंडर्ड है, ये ढूंढे आईएस 40, आईएस 40 ढूंढे। कोई इंडेक्स में ना जाए, आगे चले, बड़ा सा जंप लगाए। आईएस 40 मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। तो उसमें शुरू में देखें पैरा 5 कहीं मिलेगा, तो उसमें डेफिनेशंस मिलती हैं। डेफिनेशंस में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ढूंढने में से रैंडमली, और ये भी शायद ना अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, अल्फाबेटिकली ऑर्डर्स में है। ऊपर कैरिंग अमाउंट है पहले, मतलब ए बी वाली अगर नहीं होगी तो सी आ गई है, सी के बाद एफ वाली आ गई। मींस इन्वेस्टमेंट अगर आई है तो आई में ढूंढना, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तक आप पहुंच जाएंगे। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर डेफिनेशंस ढूंढनी हो तो हर स्टैंडर्ड में से शुरू में से ढूंढ लेंगे, और अगर उस स्टैंडर्ड के डिस्क्लोजर देखने पड़ जाए तो एंड से। और डेफिनेशंस कब ढूंढनी है? जब थ्योरेटिकली को लिखनी है, वरना डेफिनेशन का मेन कॉन्सेप्ट आपके जहन में होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि मैं पेपर में आईएएस 40 खोलूं और उसमें देखूं कि इस चीज का ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका क्या होता है, 15-20 मिनट पहले पढ़ूं, वो समझ आए ना आए, फिर सवाल की तरफ आऊं। ये नहीं होना है। पेपर में आपके जहन में होना चाहिए। अगर कोई चीज जहन से निकल जाए तो उसको ढूंढ लेंगे बस हम, लेकिन डेफिनेटली सिर्फ डेफिनेशन नहीं ढूंढनी। अब आईएएस 20 में वापस आ जाना है, तो कहीं से कोई इंडेक्स में पेज नंबर्स देखने की जरूरत नहीं है। आई होप कि जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ इजीली मिल रहे हैं। तो आईएएस 20 में आ रहे हैं। आईएएस 20 मैंने इसलिए सामने रखा है कि इसमें शायद कुछ चीजें होपफुली इस वक्त आपके जहन में होंगी। बाकी सारे स्टैंडर्ड्स मैं इस वक्त शायद इसलिए आपको हाईलाइट नहीं करवाऊंगा कि बेहतर ये कि जब हम रिवीजन के लिए इकट्ठे हों तो चीजें आपके उस वक्त जहन में होंगी, उस वक्त बाकी स्टैंडर्ड्स को हाईलाइट कर लेंगे। तो एक जरा इसलिए हो जाए ताकि जरा ये खौफ खत्म हो जाए कि इसको पता नहीं पढ़ना है। पढ़ना इसमें से कुछ नहीं है, सारा पढ़ना वही है जो आपने पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन वैसे सॉल्व करने हैं। द ओनली ऑब्जेक्टिव है कि अगर कोई एग्जामिनर थ्योरेटिकली पूछ ले और आपने कहीं से थ्योरेटिकली लिखना हो तो याद ना आ रहा हो, और नंबर 2 कि अगर कोई कंपैरिजन करना पड़ जाए किसी स्टैंडर्ड का तो आपको सिर्फ इतना आइडिया हो कि कहाँ कहाँ से चीजें मिल जाएंगी। और सेकेंडली हमें अभी इसमें से अपने से रिलेटेड पैराग्राफ्स को भी टिक कर लेंगे, ये सारे पैराग्राफ्स एज इट इज आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। और आखिरी चीज जिसका खतरा होपफुली वैसे है तो नहीं, लेकिन ऐसे को पढ़ना भी शुरू ना कर दीजिएगा घर जाके। वो जिस इंग्लिश में लिखा हुआ है वो बाद में फिर एग्जाम के बाद पढ़ लीजिएगा। ये डेफिनेशन में है। डेफिनेशन अब इस आईएएस 20 में आखिर में जो पेजेस आए थे, अगर किसी के जहन में आ जाए, उसमें डेफिनेशन वगैरह भी सारी थी। वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 2 जरा सामने रखें। वॉल्यूम 2 में पेज नंबर 47 से शुरू हो रहा था, ये तो याद ही करवा दिया आप लोगों ने बार बार शायद स्टैंडर्ड। लेकिन आगे जाए जरा, ये जहाँ स्टैंडर्ड एंड हो रहा था वहाँ मेरा ख्याल आपको 2-3 दफा मैंने कहा भी था, पेज नंबर 74-5 शायद था, जहाँ पे ये कुछ डेफिनेशन आई थी। 74, 75 या 76 नहीं, वो तो आगे निकल जाएंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, पीछे आईएएस 20 में जाना। पेज नंबर 70 गवर्नमेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है, मिली कहीं? मिली है सर। तो वो जो डेफिनेशंस हैं वहाँ पे जितनी डेफिनेशंस हैं तकरीबन वो सारी आपको यहाँ भी मिलने लगेंगी। तो अब आप स्टैंडर्ड के अंदर हैं। पहली डेफिनेशन कौन सी है? नाम बोल लीजिए आपने। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट असिस्टेंस है। नेक्स्ट पेज पे जाए,
गवर्नमेंट ग्रांट है, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है। अच्छा, इस स्टैंडर्ड पे आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, हाईलाइटर है हाईलाइट भी कर सकते हैं, लेकिन लिखना अलाउड नहीं। अपने हाथ से कुछ नहीं लिखना है इन स्टैंडर्ड्स पे। आप हाईलाइट जरूर करें, अंडरलाइन करें, ताकि मतलब जैसे मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ इनको थोड़ा थोड़ा अंडरलाइन किया आपने, ताकि अगर जरूरत पड़े तो सीधा वही नजर पड़े और इरेलीवेंट जगह पे जरूरत ही ना पड़े। तो हाईलाइटर ठीक है, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर पेन है तो पेन अपना कहाँ यूज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड ओरिजिनल स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, तो कहीं ओरिजिनल स्टैंडर्ड सामने रखें। ये गवर्नमेंट ग्रांट के बाद कौन सी डेफिनेशन है? ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स है, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है, फॉरगिवेबल लोन है, फेयर वैल्यू है, ये सारी डेफिनेशन वहां मौजूद है मेरे ख्याल मिल रही है किसी को। उसके बाद आ जाए डेफिनेशन, आगे आ जाए फिर गवर्नमेंट ग्रांट कब रिकॉर्ड होना है, आर्गुमेंट्स इन फेवर, आर्गुमेंट्स इन कैपिटल अप्रोच है जी, एक मिनट। देन इसमें जो सारा जैसे स्टोरी का क्रक्स था हमारा, दैट वाज नहीं डिस्क्लोजर बटा नहीं, पैरा नंबर 23 का ढूंढा, पैरा 23, ये पता है क्या बोल रहा हूँ, पैरा 23 नंबरिंग हुई भी है, उसकी हेडिंग है नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स। क्या एसेट भी मिल जाता है? एसेट भी मिल जाता है। फिर उसके बाद अगली हेडिंग देखें, प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स। ये जरा पढ़े मेरे साथ, पैरा 24, गवर्नमेंट ग्रांट्स रिलेटेड टू एसेट्स इंक्लूडिंग नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स एट फेयर वैल्यू shall be presented in the statement of financial position either by setting up the grant as deferred income or by deducting the grant in arriving at the carrying amount of the asset। सही लिखा हुआ? अब डेफिनेटली यहां से पढ़ के आप एग्जाम में अप्लाई नहीं कर सकते, ये लिखा वही हुआ है जो आपको होपफुली पता है। क्या कहा उसने? डेफर भी कर सकते हैं। तो इसका सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये है कि फर्ज करें आपको एग्जामिनर के व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स रिलेटेड टू एसेट, तो अपने लफ्जों में अंग्रेजी लिखने की बजाय इस पैराग्राफ को देखा जा सकता है, और अगर वो कुछ सवाल बना दे तो इसको खोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये जहन में होना चाहिए कि अगर ग्रांट रिलेटेड एसेट है तो उसका या क्या होना है, या क्या होना है, और अकॉर्डिंगली अगर एग्जामिनर ने कुछ बताया तो उसके मुताबिक क्या होना है। मैं बार बार एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि इसका बस क्या यूज है। हाँ, अगर आपके जहन से फॉर एग्जाम्पल निकल जाए, जो निकलना वैसे सुलझना नहीं चाहिए कि ग्रांट रिलेटेड टू एसेट का ट्रीटमेंट क्या है, तो इस पैरा को हाईलाइट करने का मकसद सिर्फ ये होगा कि एक नजर देखा जा सके। लेकिन यहाँ बस ये है कि कोई एक आध चीज भूल जाए तो ढूंढ ली जाए, सब कुछ इंशाल्लाह नहीं भूलेगा, और अगर सब कुछ ही भूल गया तो इंशाल्लाह ऐसे नहीं होगा। देन पैरा 29 पे, पैरा 29 ग्रांट रिलेटेड टू इनकम पढ़ें जी जरा। ये भी वही, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम आर प्रेजेंटेड एज पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, आइदर कैसे या कैसे, सेपरेटली अंडर जनरल हेडिंग सच एज अदर इनकम, अल्टरनेटिवली क्या कर सकते हैं, ओके प्लीज। देन उसके बाद रीपेमेंट में है, ना करें प्लीज ना करें। ये पैरा 32 पढ़ के कोई मुझे रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट की पूरी स्टोरी बताए, पढ़ के अंग्रेजी की ट्रांसलेशन करनी है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, तो अंग्रेजी ये है, अंग्रेजी ये है। डोंट टेक द रिस्क अपनी अंग्रेजी बनाए, लेकिन अगर आपको कुछ सवाल करना हो तो अपने लफ्जों में क्या याद होगा वो मुझे जरा देख के सुनाए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रांट्स जिसकी रीपेमेंट हो सकती है। अगर ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है तो फर्स्ट एडजस्ट अगेंस्ट डेफर्ड ग्रांट बैलेंस इफ एनी, और अगर वो नहीं है तो फिर प्रॉफिट लॉस में, या वो कम है तो। अब अगर ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है तो उसमें भी 2 सब कैटेगरीज हैं, या आपने उसे डेफर्ड इनकम बनाया होगा या फिर उसे एसेट में से नेट किया होगा। एसेट में से नेट एक सेकंड छोड़ दें, अगर डेफर्ड इनकम बनाया होगा तो फिर वही होना है जो ग्रांट रिलेटेड टू इनकम होना है। फर्स्ट एडजस्ट अगेंस्ट डेफर्ड ग्रांट बैलेंसिंग फिगर इफ एनी प्रॉफिट लॉस में, बिल्कुल सेम है। देखना तो पेज नंबर 47 देख लें, पेज नंबर 47 पे एंड में देख लें, रीपेमेंट अगर है तो ग्रांट रिलेटेड टू इनकम और ग्रांट रिलेटेड टू एसेट का ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है। पेज नंबर 47 के बिल्कुल एंड में राइट साइड पे है। अगर ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है या ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है और डेफर हुई है तो सेम बॉक्स है, सेम बॉक्स है। हाँ, फर्क कब पड़ता है? जब आपने ग्रांट रिलेटेड टू एसेट को एसेट में से नेट किया हो। चलिए अब देख के बता दें वहां से जो आप सामने आ रहा है, पेज 47 का लास्ट बॉक्स। फिर क्या करें, नहीं वो तो हो गया ना, वो हो गया। अगर ग्रांट को एसेट में से नेट किया होगा, लास्ट बॉक्स लास्ट, फिर पहले एसेट डेबिट करें, फिर ग्रांट की रीपेमेंट के अगेंस्ट एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट करें, और फिर जितने से एसेट आपने डेबिट किया होगा उसकी एक कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन इमीडिएटली रिकॉर्ड करें।
तो ये प्रिंसिपली आपको अदरवाइज ही याद होना चाहिए। अगर लिखना पड़ जाए काइंडली तो फिर ये हमें यकीनन हेल्प हो सकती है। और फाइनली उसके बाद पैरा नंबर 34, 35 ये अपने घर जाकर जरा इंडिविजुअली कंपेयर करना, वो जो अभी मुझे पेज नंबर 70 कह रहे थे, इसमें वही एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। और फाइनली पैरा 39 में फिर डिस्क्लोजर्स है। तो मैंने IAS 20 से रिलेटेड जो जो आपसे रेलिवेंट पैराग्राफ्स थे वो काइंडली कौन कौन से बताए हैं, डेफिनेशंस बताई हैं थोड़ी सी मैंने। पैरा 7 एक मिनट आके जरा टिक लगा लो। गवर्नमेंट ग्रांट का भी रिकॉर्ड होना चाहिए, उसका एक प्रिंसिपल है, तो उसका शैल नॉट बी रिकॉग्नाइज अंटिल इट इज रीजनेबल एश्योरेंस, ये भी थ्योरेटिकली है सर। नहीं बुक में भी मेरा ख्याल है, नहीं बुक वाली चीजें ही तो खास तौर पे मैं टिक करवा रहा हूँ, रट्टा ताकि ना लगाना पड़े, लेकिन इट डजंट रियली मींस कि उसे पढ़ा भी अब ना जाए। जरूर थोड़ा सा पढ़ा, अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो ये भी याद नहीं आना कि ये स्टैंडर्ड में भी कहीं है ही नहीं। आपके जेहन में कम से कम कोई हेडिंग आएगी तो फिर ढूंढ लेंगे आप। अगर आपको पता ही नहीं कि गवर्नमेंट असिस्टेंस भी कोई लफ्ज था तो आप में से पेपर के बाद ही आगे ढूंढिएगा, वहां नहीं ढूंढा जाना है। और अभी अगर हाईलाइट हुआ होगा तो बस नजर वहां पहुंच जाएगी। अदरवाइज अगर किसी के पास इस वक्त नहीं है और पेपर में जाके किसी से लेके करेगा तो किसी ने भी पता नहीं हाईलाइट किया होगा ही नहीं। तो कुछ ना कुछ यहाँ काम हो जाना चाहिए, रहते कम से कम अच्छे हाईलाइट कर लिया जाए और देख लिया जाए कि कौन सी चीजें वहां ऐसी हैं जो यहाँ है, ताकि फिर उन्हें क्रैमिंग की जरूरत ना पड़े। और फाइनली फिर उसके बाद पैरा कौन सा बताया था मैंने, 23 नहीं आगे आते कौन सा पैरा 23 का था, 24 शायद का था, 24 था, 29 था, ऐसे था, 33 था शायद, हाँ 32 था, 34, 35 और 39। ठीक है, बाकी मेरा ख्याल है अब इस वक्त आपके जेहन में भी चीजें नहीं है। इंशाल्लाह जब हमारी 20th ऑनवर्ड मुलाकात होगी, है ना जेहन में, तो उन दिनों में फिर ये स्टैंडर्ड साथ रखिएगा। तो जो जो टॉपिक्स हम कर रहे होंगे थोड़ा थोड़ा यहाँ से भी देख के अपना जरा रिस्क थोड़ा सा कवर कर लेंगे। इन स्टैंडर्ड्स का मैं फिर उठते उठते आपको बताऊं, जो सिर्फ ये है कि इसमें ये होने का फायदा ये है कि आप, और ये भी ना कहिएगा तो फिर इस का मतलब मैं रटा लगा लूंगा, मैं नहीं लूंगा, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। स्टैंडर्ड्स होने यकीनन बचाना चाहिए, लेकिन वहां बचाएं जहां जरूरत नहीं है। यहाँ भी इससे यूज होना है, फिर एफ में भी यूज होना है, तो मेरा ख्याल है मजबूरन होने चाहिए। अल्लाह हाफिज़। अच्छा आपको मैंने रिवीजन प्लान देना, एक सेकंड, रिवीजन प्लान इंशाल्लाह कल शाम तक मैं शेयर कर दूंगा। उसके साथ मैं कोशिश करूंगा कि ये भी लिख दूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं आप सॉल्व करें। सारे सॉल्व करना जरूरी नहीं है, 99% क्वेश्चंस वही होंगे जो आपने पहले किए हुए, रिवाइज करने हैं, चंद एक सॉल्व जो करने होंगे मेरे ख्याल में वो मैं बता दूंगा। अगर आपको समझे तो यकीनन आप खुद भी कर सकते हैं। तो हमारी इंशाल्लाह मुलाकात 20th को है। अल्लाह हाफिज़।